हेलो जी। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि था हमारे पास 2023 से 24 में जो हुआ था। ठीक है, 24 में जो मेनली हुआ था मार्च में। ठीक है, और ये हमारा कोड पेपर कोड है हमारे पास 40341 और ये बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर होने वाला है और इसमें हम सेट 1 ले रहे हैं। और इस वीडियो में हम इसका सेक्शन ए करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन बी करेंगे, फिर थर्ड पार्ट में हम सेक्शन सी करेंगे। तो पार्ट वाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सेक्शन ए करने वाले हैं इस वाले पेपर का। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पेपर है इसका सेट 1 का हमने सेक्शन ए ले लिया जो मैथमेटिक्स बेसिक का है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान से समझनी है कि भाई इसमें हमारे पास जो ये हमारा जो बोर्ड का एग्जाम पेपर है उसका बेसिक मैथ पेपर है, इसके सॉल्यूशन हम करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। ठीक है भाई, तो अब सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है सेक्शन ए का वो चीज़ हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हमारे पास सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ये एंड ये। अब हमें दो पॉइंट्स दे दिए हैं, ये वाला और ये वाला, इसके बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। तो देखो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। हमारे पास डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है ना वो चीज़ समझेंगे पहले हम। जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है पहले वो चीज़ देखेंगे हम। यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं उसको। वो तो हमारे पास में रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसी भी जैसे मान लो एक ये डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा है, जैसे मान लो हमारे पास किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के दूरी का जो दूरी फाइंड करते हैं, जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है। ये हमारा x1 y1 मान लेते हैं और ये हमारा बी पॉइंट का x2 y2 मान लेते हैं इस तरीके से। तो हमारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं सबसे पहले हम। हमारे पास पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, हम मान लेते हैं ए पॉइंट जो है हमारा वो दे रखा है 2, -1 और जो बी पॉइंट है वो हमें क्या दे रखा है -1, -5, ये मान लेते हैं हम। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये मान लिया और इसमें हमारे पास ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो रूट में x2 कितना है हमारे पास -1। ठीक है, फिर देन हमारे पास माइनस यहाँ पे लगेंगे फॉर्मूले का, x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस लगाए यहाँ पे y2 कितना है हमारे पास -5, फॉर्मूले का माइनस, y1 कितना है हमारे पास -1, ये हमारा -1, ये यहाँ पे लगा दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है भाई, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो -3 का यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो -5 माइनस माइनस ये प्लस हो गया +1। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर अभी एज इट इज चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये -3 का स्क्वायर करा 9 आया, प्लस यहाँ पे -5 में से 1 गए तो माइनस का 4 बचा, -4 इसका स्क्वायर करा हमारे पास कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास जो आएगा वो यहाँ पे लिख लेना 9 प्लस -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इन दोनों को ऐड करा तो रूट में हमारा कितना आ गया 25 और 25 किसका रूट होता है ये 5 का, तो कितना आ गया 5 यूनिट आ गया हमारे पास डिस्टेंस कितना आया 5 यूनिट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है बी, इसका ऑप्शन हो जाता है हमारे पास बी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर कितना हो गया हमारे पास क्या बोलते हैं बी ऑप्शन हो जाता है। तो इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में जो एमसीक्यू में हमें दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, इफ सी पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये कह रहा है हमारे पास जो सी है ना वो मिड पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट का। इसको समझते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखो, ये हमें क्या कह रहा है, एक पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, इसका सी जो है यहाँ पे वो मिड पॉइंट है। ठीक है भाई, इन्होंने हमें बता दिया, इसके कोऑर्डिनेट हमें बता दिए 1 और -1 हमें बता दिया। फिर इन्होंने हमसे कहा है कि ए पॉइंट जो है वो 4, x है और बी पॉइंट जो है वो -2, 4 है, ये इन्होंने हमें यहाँ पे दे दिया। तो x की वैल्यू इन्होंने हमसे पूछी है। अब मिड पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कौन सा होता है। देखो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फा नंबर डाल देते हैं, x और क्या मानते हैं, ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है और ये हमारा x2 होता है, ये हमारा y2 होता है। ऐसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और ये कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेते हैं मिड पॉइंट्स को। ये हमारे क्या है मिड पॉइंट्स, इनको हम मिड पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है भाई, अब हमें देखो y की वैल्यू चाहिए, तो y के लिए यूज होने वाला मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ये होता है मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। ठीक है, मिड जैसे सी इसका मिड पॉइंट है, इसके y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है ये वाला, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा y1 + y2/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे जो जो हमारे पास है। अब हमारे पास y1 कितना है x, ठीक है, प्लस y2 कितना है हमारे पास, y2 हमारा 4 डिवाइड में 2 और ये यहाँ पे इसका ये पॉइंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे ये पॉइंट हमें दिया हुआ है, ये दे रखा है -1 y की वैल्यू जो मिड पॉइंट हमें। अब 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये -1 मल्टीप्लाई में 2 हो गया, इक्वल टू में x + 4 है हमारे पास। इसकी मल्टीप्लाई करें यहाँ पे माइनस का 2 आया, इक्वल टू x + 4 होता है हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो -2 -4 इक्वल टू x, इसे प्लस करा माइनस माइनस प्लस करा तो -6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ
-6, तो x की वैल्यू हमारी -6 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है डी। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी होता है। ठीक है भाई, अब हमारे पास इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से रिलेशन कौन सा करेक्ट है। अब देखो ये हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको कैसे समझना है हमें। देखो हमारे पास एक रिलेशन होता है, एक एम्पेरिकल रिलेशन है, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ध्यान से समझो, प्रोबेबिलिटी जो होती है एक पॉसिबल इवेंट की, ठीक है, पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और जो हमारे पास क्या बोलते हैं, यहाँ से बाहर हटाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट में बार लगाते हैं हम ये, ठीक है, वो बराबर होती है 1 के। अब ये हमारा एक एम्पेरिकल रिलेशन होता है कौन से चैप्टर का, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। ध्यान से समझना, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट बराबर 1 होती है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी बुक में। अब ये मैच करना है, इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला फॉर्मूला मैच हमारा ऑप्शन नंबर सी में कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सी भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इस वाले फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, वो चीज़ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, ये दिख रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर। देखो 50 वर्कर की डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है डेली इनकम की। अब इनकम के लिए हमें टेबल दे दी है, ये देखो स्टेटिस्टिक्स चैप्टर का है, और ये हमें नंबर ऑफ वर्कर दे दिया, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये चीज़ हमें दे दी। फिर इन्होंने हमसे पूछा क्या, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी। अब देखो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इनसे हम हर चैप्टर का रिवीजन भी हो पाएगा इससे हमारा, और हर चैप्टर का बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये जिन्होंने अभी तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, वो उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जरूर चाहिए, ताकि उनसे हमें वो हो जाए कि भाई क्वेश्चन आएंगे तो हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और सारे चैप्टर का बेसिक हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन वाइज जो मैं बेसिक बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना है। अब देखो इसमें हमें कह रहा है कि मॉडल क्लास का लोअर लिमिट बतानी है, तो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें डाटा चेक करना पड़ेगा। उससे पहले हमें डाटा अगर देखें 400 या 424, 425, ये तो कंटिन्यूस डाटा है ही नहीं, तो सबसे पहले तो कंटिन्यूस डाटा बनाना पड़ेगा हमें, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस डाटा बनाने, क्योंकि मॉडल क्लास या कोई भी चीज़ हम इसमें करते हैं तो पहले हमें डाटा को कंटिन्यूस बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या करते हैं हम 0.5 को इधर माइनस करेंगे और अगले वाले में हम प्लस कर देते हैं, अपर लोअर लिमिट से अपर लिमिट में। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे देखते हैं डाटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। इनकम जो है, अगर देखो 400 में से अगर 0.5 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 399.5, और इसमें ऐड करूंगा 424 में 0.5 को, तो 424.5 हो जाएगा। ऐसे ही सब में करते जाना है। तो यहाँ पे आएगा ये वाला, तो इसमें माइनस करूंगा 425 में से 0.5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 424.5, और यहाँ पे अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 449.5, और ये हो जाएगा 449.5, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास 474.5, ये हो जाएगा 474.5, और ये वाला हो जाएगा 499.5, और 500, सॉरी यहाँ पे 400 आएगा ना, 500 में से माइनस 499.5, और यहाँ पे हो जाएगा 524.5। ये हमने कंटिन्यूस डाटा कर लिया। अब देखो ये कंटिन्यूस डाटा का मतलब है जो ये वाले नंबर है ना, ये वाला और ये वाला, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर सेम होना चाहिए, ऐसे तभी हमारा कंटिन्यूस डाटा माना जाता है। अब इनकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, 14, 8, 6, 10। अब मॉडल क्लास हम फाइंड कैसे करते हैं, मॉडल क्लास फाइंड करने का बहुत इजी मेथड है। जो मॉडल क्लास होती है वो हमारे पास कैसे फाइंड होती है, वो चीज़ देखो। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारे पास, सबसे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 14, यही हमारी क्या हो जाएगी मॉडल क्लास। जो भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम मॉडल क्लास मान लेते हैं। तो हमारी मॉडल क्लास हो गई 400, ये वाली क्लास है 424.5 से लेके 449.5 तक, ये हमारी मॉडल क्लास है। अब इसकी लोअर लिमिट चाहिए। लोअर लिमिट कौन सी है हमारी, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट कितनी 424.5, ये ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, सी। तो इसका हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, सी। देखो अब मैं डायरेक्ट करता तो मैं बहुत जल्दी कर पाता इसके, कि भाई मेरे को पता है कि कंटिन्यूस बनाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा। मेरे को समझाना पड़ा, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा कि समझाने में टाइम लग रहा है। नहीं तो ये 1 सेकंड का ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे इजीली कर सकते थे। अगर हमें ये वाला मेथड पहले से पता होता कि भाई इस तरीके से कंटिन्यूस करके हमें मॉडल क्लास बतानी होती है, तो सबसे पहले मैं क्या करता, मैं 14 वाली की ही कंटिन्यूस बनाता, 0.5 इसमें से माइनस करता। ठीक है, मुझे पता था मॉडल क्लास कैसे होती है हमारे पास। ये मैंने थोड़ा बेसिक करा, क्योंकि इसके जैसा भी अगर क्वेश्चन आए तो तुम कर पाओ। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो पहले कंटिन्यूस बना लिया मैंने डाटा को, फिर हमने सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी थी, इसके सामने वाली मॉडल क्लास हमारी ये बन गई, तो इसकी लोअर लिमिट हमारी ये वाली होगी। इसमें से माइनस करके भी मैं डायरेक्ट भी बता सकता था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाता है। पर समझाने में समझना क्वेश्चन जरूरी है, क्योंकि ये अभी हम कोई मार्क्स तो मिल नहीं रहे, पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर में घुमा के भी आएगा क्वेश्चन, किसी और तरीके से भी है तो भी कर पाए, इस वजह से समझना क्वेश्चन जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ लैंप पोस्ट 9 मीटर हाइट। अब देखो एक लैंप है, ध्यान से समझना,
क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है एक लैंप है जिसकी हाइट जो दे दी है इन्होंने हमें 9 मीटर दे दिया है, ठीक है, और शेडो बना रहा है, वो शेडो बना रहा है 3√3 की 3 मीटर ये बना रहा है ऑन द ग्राउंड। द सन एलिवेशन एट द मोमेंट इज, जो एलिवेशन ऑफ एंगल बनेगा, मतलब कि ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला थीटा, ये हमें बताना है। तो ठीक है, हमें एक रिलेशन पता होता है जो क्या बोलते हैं, जो tan का रिलेशन होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारे पास, ठीक है। tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, इसमें वैल्यू रखते हैं और थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है 9 और थीटा कितना है हमारे पास 3√3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 1 जा 3, 3 3 जा, ये 9 हो गया हमारे पास। अब इसका हमें करना पड़ेगा रेसोनेशन, क्योंकि 3 अपॉन में √3 है, ये तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसका रेसोनेशन करेंगे तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। इसे सिंप्लीफाई करा तो 3√3 ऊपर आया, नीचे आ गया, तो √3 की √3 में मल्टीप्लाई करी तो √3 आ गया, ठीक है। √3 से हमारे नहीं, √3 सॉरी 3 आएगा, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना है √3। अब tan थीटा √3 कितने डिग्री पे होता है, अब ये हमें देखना है। तो यहाँ से हमें पता लगेगा जो tan थीटा है ना √3 कितने डिग्री पे होता है, वो थीटा 60 डिग्री पे होता है, कितने डिग्री पे होता है 60 डिग्री पे। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि भाई ये वाली जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कितने डिग्री पे बनेगा 60 डिग्री पे। तो हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाता है, ऑप्शन क्या हो जाता है इसका ए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वो हमें क्या कह रहा है वो चीज़ देखते हैं। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये कह रहा है अगर 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है इस वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 1 है। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिखता हूँ और इसे सोल्व करके बताते हैं। देखो इन्होंने बताइए k एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, इस वाली इक्वेशन का एक जीरो जो है ना, एक जीरो जो एक रूट इन्होंने जो बता दिया, मतलब कि x की वैल्यू जो बता दी वो 1 बता दिया इन्होंने ये बताया हुआ है, ठीक है। अगर जीरो दिया होता है तो समझो वो x की वैल्यू दी हुई है। अब तो इन्होंने k की वैल्यू पूछ ली, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई हम x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो k मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस के इक्वल टू 0 मान के चलेंगे और इसे हम, तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा k प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1 में करी 4 प्लस यहाँ पे k इक्वल टू 0। अब इसे यहाँ पे k और k को प्लस करा 2k हो गया, 4 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, तो यहाँ से k कितना आ गया -4/2, इसे काटा तो -2, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है भाई। तो k कितना हो गया यहाँ पे -2, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन हो जाता है, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये कह रहा है नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोज, जिसके मतलब जीरोज जो हो, एक जीरो ये हो दूसरा जीरो ये हो। अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं, तो एक जीरोज हमें ये दे दिया, एक जीरोज हमें ये दे दिया। तो कह रहा है ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिनके 0 -1 और 3 हो सकते हैं भाई। अब देखो इन्होंने ऑप्शन से करना पड़ेगा, हमें 1 हो सकता है क्या, 1 क्यों हो सकता है, कितनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है पोलिनोमियल। तो इसका मतलब इन्होंने मैक्सिमम हमें कितना दिया हुआ है, मोर देन 3, तो मतलब कि 3 से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि अब देखो इन वाले जीरो से होने वाली जो पोलिनोमियल है ना वो ज़्यादा हो सकती है 3 से, ठीक है। क्योंकि पोलिनोमियल को हम चेंज करके हम कुछ भी बना सकते हैं जिसके जीरोज ये हो, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मोर देन 3 ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे 7 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें रूट बताने हैं ना, तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखो ये इक्वल टू 0 दे रखा है, इसके रूट क्या होंगे, रूट का मतलब है इसे फैक्टर कर लो, फैक्टरेशन कर लो, जो भी फैक्टर, देखो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, लिखा जा सकता है ना। तो अब ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जो कि हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अब इसमें फॉर्मूले लगा देंगे हम, तो हमारे पास x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, एक बार x माइनस 2 हो जाएगा, ये हमारे पास वो बन जाएगा। तो अब यहाँ से हम दोनों में से दोनों की एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख लेंगे और एक बार x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक एक्स की वैल्यू ये आ रही है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। अब यहाँ पे चेक कर लेना, जहाँ पे हमारे पास एक एक्स की वैल्यू -2 है, एक +2 है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये हमारे पास बी है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्या बोलते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है, ये हमें पहचानना है। तो अब देखो ऑप्शन में से पहचानना है, तो ऑप्शन में से करते चलते हैं। देखो सबसे पहले हम डी से स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, इस वाली इक्वेशन को मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, डी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखना, ये हमारे पास दे रखा है 2x प्लस 3/x इक्वल टू 5। तो अब मैं अगर यहाँ एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम लूंगा तो x की इधर मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे x आ जाएगा इक्वल टू 5, x इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5x। तो यहाँ पे अगर देखें x की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। फिर हमारे पास सी ऑप्शन पे चलते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, x प्लस 1
प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। अब यहाँ पे x किस में मल्टीप्लाई करी, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, x किस में मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 1x आएगा, यहाँ पे प्लस में 8 है। ठीक है भाई, x की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर वाली साइड भी हमें, तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x। ठीक है भाई, 2 की x में मल्टीप्लाई करी तो 2x हो गया, प्लस का 2 की माइनस 2 में करी माइनस का 4 हो गया हमारे पास। ठीक है भाई, इससे ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 8। अब इस वाली टर्म को जो यहाँ बची है उनको सबको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर इधर प्लस का इधर आके माइनस का, ये 4 माइनस का इधर आके प्लस का, तो इधर यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाला तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर कहीं भी बचा ही नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 2 बची नहीं। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है हमारे पास उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री हमारे पास 2 होनी चाहिए। इस वाले ऑप्शन में डिग्री 2 बची नहीं रही, यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ x की पावर 1 रह गई है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हमारा होगा, यही होगा। ठीक है, देखो हमें सारे ऑप्शन चेक भी नहीं करने पड़े, हमने डी से चेक करा, डी में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर हमने सी को चेक करा तो वहाँ पे x की पावर 2 बनी नहीं रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा यही हो गया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और बाकी सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का है, एपी का, तो ध्यान से समझना है कैसे करना है हमें। तो देखो नेक्स्ट में हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इफ़, ये कॉमन डिफरेंस हमें बताना है एपी का अगर हमारे पास ये वाली सिचुएशन दी हुई है तो चलो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का भी। तो इन्होंने हमें जो गिवन दिया उसको देखते हैं, A23 दिया हुआ है माइनस A19 दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है वो 32 के, हमें डी बताना है, तो डी बताएंगे भाई, कैसे बता सकते हैं हम। देखो सबसे पहले हमारे पास एपी का जनरल फॉर्मूला समझते हैं, जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड में बताता हूँ। जनरल फॉर्मूला जो होता है एपी का वो हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ठीक है, इससे हमारा ए एन ही तो फाइंड होता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जिसने एपी चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो एपी चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली हुई है मैंने, उसमें जाके समझना एपी चैप्टर का पूरा बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने भी आ चुके हैं स्टैंडर्ड बेसिक सबके मैंने वहाँ पे कराए हुए हैं। उससे अगर तुम उस वीडियो को देख लेते हो तो तुम्हारे एपी क्वेश्चन के एपी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के एग्जाम में तुम इजीली कर पाओगे, ध्यान से समझ लोगे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जनरल फॉर्म होती है एपी की ये जनरल फॉर्म है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो n की जगह हमें यहाँ क्या दे रखा है 23, इस वाले में हमारे पास A23 दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पे A23 का मतलब क्या होता है, a प्लस 23 माइनस 1 इंटू में d माइनस यहाँ पे लगाऊंगा मैं। A19 का मतलब क्या होगा हमारे पास, a प्लस 19 माइनस 1 इंटू में डी, यही तो होगा हमारे पास, इक्वल टू 32 हमारे पास चल ही रहा है। अब बस हमने इसमें और इसमें फॉर्मूला रख दिया ये वाला। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो पहले सबसे पहले माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, a प्लस 23 में से 1 गया तो 22d बचा, माइनस का यहाँ पे ये हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस का a, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 19 में से 1 गए तो 18 बचेगा, और तो माइनस का 18d इक्वल टू 32 अभी एज इट इज चल रहा है। अब देखो a से a कैंसिल आउट हो गया और 22d में से 18d गए तो हमारे पास 4d बचा इक्वल टू 32। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 32/4, इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8, तो d की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 8। ठीक है, तो d प्लस का 8 का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजी था, इजी दे रखा था, बेसिक का है, देखो इजी होगा, स्टैंडर्ड में थोड़े टफ आते हैं। ठीक है भाई, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसे करते हैं हम, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर 8 का, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं हम कैसे कर पाते हैं। अब देखो हमारे पास क्या होता है, 1 इन्होंने जो हमें दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा, 1/tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा हमें ये बताना है, यहाँ पे किसके इक्वल होगा वो चीज़ देखनी है। तो देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो हमें यही देखना है हम उसमें कर क्या सकते हैं, किस तरीके से हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलो अब देखो मैं तुम्हें एक आइडेंटिटी बताता हूँ, यहाँ पे समझो कि जो हमारे पास है ना क्या बोलते हैं, जो कोट होता है, कोट थीटा होता है वो 1/tan होता है, 1/tan थीटा, तो मतलब कि कोट स्क्वायर थीटा भी tan स्क्वायर थीटा के 1/tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो 1/tan स्क्वायर थीटा को मैं कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, माइनस 1/sin को देखो, अब मेरे को बताओ जो कोसेक होता है ना, कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है, ये रेशियो होता है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर भी इसके बराबर होगा, तो मतलब कि 1/sin स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा 1/sin की जगह। अब ये जब रिलेशन बना तो यहाँ से हमें एक आइडेंटिटी याद आ रही है, आइडेंटिटी क्या याद आ रही है वो चीज़ देखो मैं बताता हूँ, कि जो हमारे पास जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना वो बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब इसका यूज करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। अब हम अगर मैं इसको यहाँ पे भेज दूँ, कोस स्क्वायर को उधर भेज दूँ और 1 को इधर भेज देता हूँ, देखो 1 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा बचा और कोसेक इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, कोसेक
स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के आ गया, -1 के। तो ये किसके बराबर आ रहा है, -1 के। तो -1 ऑप्शन है कहीं में, हाँ है, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है आइडेंटिटी की हेल्प से। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है तो इसमें हम आइडेंटिटी तो यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने क्या करा, ये बेसिक फॉर्मूले यूज करे रेशियो जो होते हैं, फिर हमने एक आइडेंटिटी यूज कर दी ये वाली, इससे हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, वो चीज़ देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है द रीजन बिटवीन अ कोड एंड आइदर ऑफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। अब देखो ध्यान से समझना, एक सर्कल है, मैं सर्कल बनाता हूँ तो मैं समझाता हूँ क्या बताया हुआ इन्होंने हमें। ये कह रहा है हमारे पास, ये मान लो ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में मैं तुम्हें बेसिक भी समझाऊंगा सर्कल चैप्टर का, ठीक है। तो ये कह रहा है एक कोड है, ये कोड बना दिया हमने, ये कोड, ये कह रहा है इस कोड से ना, इस कोड से यहाँ पे एक आर्क बनी है, बड़ी वाली आर्क, और एक यहाँ से क्या बनी है, एक छोटी आर्क बनी है। तो जो इन दोनों से जो हिस्से बने हैं, ये वाला एक बड़े वाला हिस्सा बना है, एक छोटे वाला हिस्सा बना है, इन हिस्से को क्या नाम, इनका नाम क्या है, ध्यान से समझना। जब सर्कल वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कोड ना सर्कल को सेगमेंट में डिवाइड करती है। किस में डिवाइड करती है, सेगमेंट में। ये मेजर सेगमेंट होता है, ठीक है, और ये वाला माइनर सेगमेंट होता है, जो माइनर आर्क से बनता है माइनर सेगमेंट। तो मतलब कि सेगमेंट में डिवाइड हुई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास, सी। ये जो कोड है वो सर्कल को कैसे डिवाइड करती है, सेगमेंट में डिवाइड करती है। तो क्वेश्चन नंबर बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये तो बेसिक था बिल्कुल सर्कल चैप्टर का, तो ये इजीली हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम, देखो ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है तो इसी तरीके से होंगे, आसान ही होंगे, ठीक है भाई। तो और बेसिक का है सबसे मेन बड़ी बात तो ये। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इफ 1080 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, देन x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, इसे सिंपलीफाई कैसे करते हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो वही बताता हूँ तुम्हें। तो देखो अब इन्होंने कहा हुआ है 1080 जो है वो 2 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर y मल्टीप्लाई 5 दिया हुआ है, और तुमसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 108 के क्या करता हूँ, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करता हूँ, 1080 के प्राइम फैक्टर करता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 से अगर मैं काटता हूँ, 2 5 या 10, 2 4 या 8, देखो ऐसा क्वेश्चन दिया होगा ना, सबसे पहले उसका फैक्टर ही करना होता है जो हमें बेसिक टर्म दी होती है, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी गया, 2 7 जा 14, और यहाँ पे 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10, ठीक है भाई। अब 3 से काटते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। सबसे पहले प्राइम फैक्टर ही करने होते हैं हमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ये 1080 को कि 2 की पावर कितनी बनी है इसमें, 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी कितनी बनी है, वो भी 3 बनी है भाई, 3 की पावर 3, और 5 की पावर 1 है, 5 ऐसे। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो x की जगह पे 3 लिखा हुआ है, y की जगह पे 3 लिखा हुआ है, हमें वैल्यू चाहिए x माइनस वाई की। तो कर देते हैं फाइंड, x भी हमारा 3, y भी हमारा 3, माइनस करा तो कितना आ गया, 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया इसमें, डी, 0 आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हमारे पास सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं और डिफिकल्ट भी आते हैं, इजी भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया हुआ है वो चीज़ समझते हैं। ये कह रहा है इन गिवन फिगर, ये फिगर दी हुई है हमें, इनने कहा है पी ए जो है वो टेंजेंट है, जो पी ए है ना ये वाली जो है, पी ए एक टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है भाई, टू द सर्कल विद सेंटर ओ बता रखा है इन्होंने हमें। फिर उनका इफ ए ओ पी, ए ओ पी मतलब ये 70 जो एंगल दिया हुआ है ये हमें बता रखा है, ये वाला एंगल 70 है, ठीक है भाई। देन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए पी ओ, ये वाला एंगल हमसे पूछा भाई, ये वाला एंगल हमें फाइंड करके बताना, ये वाला कितने डिग्री का एंगल होगा, ठीक है भाई। तो तुम पहले एक चीज़ समझो, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, सर्कल की प्रॉपर्टी समझाता हूँ एक। अगर देखो किसी भी सर्कल पे अगर टेंजेंट जाती है तो वो तो एक पॉइंट पे टच करती है, सबसे मेन बड़ी बात, और जिस पॉइंट पे टच करती है उससे रेडियस का जो एंगल बना होता है ना वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसका ही हम यूज़ करेंगे, चलो सोल्व करते हैं। अब अगर हम देखें ध्यान से इसमें सॉल्यूशन अगर हम इसका देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो इन ट्राइंगल अगर देखते हैं ए या पी ए ओ में, जो पी ए ओ है उसमें हमारा एंगल ए कितना डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। और एंगल ओ जो है वो हमारा 70 डिग्री का आ गया। हमें एंगल ए पी ओ चाहिए, मतलब कि पी एंगल चाहिए, हमें ये पूछ लिया, ठीक है भाई। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्रायंगल की हम यहाँ पे, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए पी ओ इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, वो होता है हमारे पास 180। तो एंगल ए कितना है हमारे पास 90 प्लस एंगल ओ हमारा 70 प्लस एंगल ए पी ओ इक्वल टू 180।
इन्हें प्लस करा, हमारे पास कितना है 160 प्लस एंगल ए पी ओ इक्वल टू 180। तो अब इसी उधर माइनस का भेज देंगे, एंगल ए पी ओ कितना आ जाएगा 180 माइनस 160। तो यहाँ पे हमारे पास ए पी ओ कितना आ गया 20 डिग्री का। देखो इसी क्वेश्चन को करने में सोल्व क्यों लग रहा है, ये जो हमारे छोटे क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर तुम जैसे अगर मेरे को पेपर में ही करना हो तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करता जाऊंगा, ठीक है, 10 से 15-20 मिनट में ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ए पी ओ हमारा कितना आ गया 20, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है, तो हमारा ये आंसर हो जाता है, ठीक है भाई। तो अब मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर हम मैं बिना समझाए करता हूँ या तुम भी समझ जाते हो फिर करते हो क्वेश्चन को, एग्जाम में करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। बस तुम्हें क्या समझना है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट समझना है हर चैप्टर का, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन है, तो हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूंगा, ठीक है भाई। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। और तो अब इसमें हमें क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है द मीडियन ग्रुप इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो मीडियन ग्रुप है वो क्या होगा, मतलब मीडियन क्लास पूछ ली इस बार इन्होंने हमसे, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना, ये भी हमारे स्टेटिस्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, इसमें मीडियन क्लास पूछी हुई है। मीडियन क्लास निकालते कैसे, सबसे पहले वो देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम चलो ये भी चेक कर लेते हैं, डाटा कंटिन्यूस है, देखो 10 के बाद 10 आ रहा है, 20 के बाद 20, डाटा तो कंटिन्यूस दे रखा है, ये चीज़ हमें पता चल गई, तो इसमें टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा। अब मीडियन क्लास को फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है वो चीज़ देखते हैं। मीडियन क्लास को हम क्या करते हैं, ये देखो सबसे ऊपर वाली डिजिट और सबसे लास्ट वाली डिजिट को प्लस करो, 60 प्लस 0 और डिवाइड बाय 2 कर दो, इससे हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। इसे प्लस करा 60/2 आया, इसे काटा तो हमारे पास 30 आ रहा है। अब 30 देखो कौन सी क्लास में आ रहा है, 30 जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं 30 कौन सी में आ रहा है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं निकलती, मीडियन क्लास निकलती है। 30 हमारे पास किसका आ रहा है, 20 से लेकर 30 इस वाले में आ रहा है, हम इसको ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी हो जाती है, 20 से लेकर 30 वाली, 20 से 30 वाली कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, बी हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं हम, सबसे क्या करेंगे, सबसे पहली वाली लिमिट और सबसे बाद वाली लिमिट को क्या करेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, वहाँ से हमारा एक नंबर आएगा, नंबर जो आएगा उससे हम अप्रोक्स में हम देख लेंगे मीडियन क्लास में कहाँ पे आ रहा है, कौन सी मीडियन क्लास में आ रहा है। तो 20 से 30 के बीच में आ रहा है, देखो 30 से 40 वाले हैं, यहाँ पे 30 नहीं होगा, इसमें 30 इंक्लूड नहीं होगा, 30 इसमें ही होगा वो हमारा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाली ऑप्शन मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये कह रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। अब देखो जो जो चीज़ इन्होंने हमें बताई हुई है वो चीज़ हम यहाँ पे बनाते चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है, ये हमारा 15 का रहा था। अब देखो ध्यान से समझना भाई, सेक्शन ए है वो ठीक है, क्वेश्चन 1 मार्क्स का है वो भी ठीक है, पर ये यहाँ पे समझाने में टाइम लगता है क्वेश्चन को, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम अभी समझ के कर लेंगे ना, इन क्वेश्चन को समझ में कर लेंगे तो पूरे चैप्टर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनसे ही हम सारे चैप्टर के बेसिक को कंप्लीट कर लेंगे। फिर इनके जैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो एग्जाम में क्या होता है, या तो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं या फिर उनसे मैच करते हुए कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके दे देते हैं, यही होता है हमारे पास, ठीक है भाई। तो इसलिए हमें यहाँ पे टाइम लगेगा, तो इस क्वेश्चन को समझ के करेंगे तो भाई टाइम तो लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, इन्होंने हमें क्या दिया भाई, इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी बता दी 21 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, रेडियस बना लेते हैं हम 21 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने क्या, इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है भाई, सेंटर पे एक आर्क बनाई गई है 60 डिग्री पे, वो चीज़ भी देख लेते हैं हम। अब देखो इसको रेडियस को मैं थोड़ा अलग करके बनाता हूँ, 60 डिग्री वाली बात कर दी इन्होंने, तो मैं ऐसे बनाता हूँ, मान लिया ये रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर की, ठीक है भाई। यहाँ से एक आर्क बनाई हुई है 60 डिग्री पे, मतलब दूसरी रेडियस भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, जो वो भी 21 सेंटीमीटर की होगी। इसमें जो एंगल दिया इन्होंने 60 डिग्री का दे दिया, ठीक है भाई, ये दे दिया। फिर इन्होंने कहा है ऑफ द सर्कल देन द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, मतलब कि जो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ है ये बतानी है हमें, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये लेंथ कितनी होगी ये बतानी है हमें। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो चीज़ हम देखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2πr, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का, ठीक है। ए रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है ये, तो लेंथ ऑफ आर्क हम फाइंड करते हैं। थीटा हमें कितना दे दिया 60 डिग्री का, यहाँ पे 60 रख देते हैं, 360 बाई ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारी 22/7 होती है, वो रख देंगे, और रेडियस हमारी 21 दी है, वो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 1 7 7 3 21, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसे काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 6 6 6 36, ठीक है भाई। 3 से इसे अगर हम काटे 3 1 3 3 2 6 और 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा सिर्फ 22 बचा, कितना बचा यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है हमारी 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजीली हम इसे कर पाए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो पर हमें ये ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूले मैं बताता जा रहा हूँ ना, ये याद रखने हैं, क्योंकि हर चैप्टर का बेसिक में साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। क्योंकि अगर तुम सारे चैप्टर पढ़ने बैठोगे उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इससे बड़े तो एक पेपर सोल्व कर लेते हैं, उससे सारे चैप्टर के बेसिक भी क्लियर हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे तुम्हारे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो जाएंगे तुम्हारे पास, और मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो, ठीक है भाई।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कह रहा है वो चीज़ यहाँ पे समझते हैं। ये कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टच द सर्कल एट। ये कह रहा है एक टेंजेंट है सर्कल की। पहले सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये सर्कल बता दिया, इन्होंने कहा है सर्कल पे एक टेंजेंट जा रही है। लो भाई हमने टेंजेंट बना दी, ठीक है। इन्होंने कहा है वो टच कर रही है सर्कल पे, ठीक है भाई। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या पूछा। ये कह रहा है 1 पॉइंट ओनली, वो टच करेगी सिर्फ 1 पॉइंट पे करेगी, 2 पॉइंट पे करेगी, 3 पॉइंट पे करेगी, या इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट पे करेगी। देखो कोई भी एक टेंजेंट है ना, कोई भी एक टेंजेंट सर्कल पे सिर्फ 1 पॉइंट पे टच कर सकती है ऐसे ही। देखो अब ये बैंड थोड़ी ना हो जाएगी, अगर बैंड हो जाएगी तो फिर टेंजेंट ही नहीं रहेगी। तो इसका मतलब कोई भी एक टेंजेंट जो है सर्कल पे सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पे टच कर सकती है, ये हमें याद रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है इन अ गिवन फिगर, ये ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इन्होंने कहा है दो ट्रायंगल है ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, ठीक है भाई। इन्होंने बोल दिया ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, बहुत अच्छी बात है भाई। फिर उन्होंने एक्स की वैल्यू पूछ ली। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल ऐसे मान लो ए बी सी और ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ये सिमिलर हैं, अगर ये सिमिलर हैं तो उनके साइड के रेशियो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मान लो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मान लो जो ए बी है वो उसका रेशियो क्या होगा, पी क्यू बराबर, हम कोई सी भी साइड ले सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर, ऐसे। मतलब साइड के रेशियो, ये वाला रेशियो इसके इक्वल होगा और ये वाला रेशियो इसके, मतलब इस तरीके से इक्वल होता है। इस वाली साइड का रेशियो ले लो और इस कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली ले लो, इन दोनों साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल। ये सिमिलर ट्रायंगल में होता है, एक थ्योरम है हमारे पास ये, ठीक है भाई। तो इसी की हेल्प से हम इसे सोल्व करेंगे। अब हम ले लेते हैं, अब ध्यान से हमें देखना पड़ेगा कौन सी साइड किसके कोरस्पॉन्डिंग हम ले। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो हमारे पास देखो ये 3 का मल्टीपल दिया हुआ है 6, तो ये इसी के सिमिलर होगी, कहीं ना कहीं ऐसे नजर आ रहा है हमें। तो यहाँ पे ले लेते हैं हमारे पास ये ऊपर वाला रफ कर देता हूँ जो मैंने तुम्हें समझाया, सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ले लेते हैं ए सी अपॉन आर क्यू, और इधर ले लेते हैं, देखो जोन से ट्रायंगल के ऊपर साइड लिया वही लेनी पड़ती है इधर भी। यहाँ पे लेते हैं बी सी अपॉन आर पी, ठीक है भाई, सिमिलर दे रखा है इस वजह से। ए सी हमारी 6 है और आर क्यू हमारी 3 है, फिर ये हमारी 4.6 है, ये हमारी एक्स है, ठीक है भाई। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे इसे काटा हमारे 2 पे कट गया, ठीक है भाई। तो 2/1 इक्वल टू 4.6 बाई एक्स आ गया। एक्स इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 2 इधर चला जाएगा डिवाइड में। देखो एक्स इधर गया और 2 आ जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं थोड़ा साइड में। तो एक्स चलो मैं एक एक स्टेप बता ही देता हूँ तुम्हें। 0.6 ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में, अब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 4.6 डिवाइड बाई 2, इसे मैंने अगर काटा तो कितना आया हमारे पास, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.3, ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इजीली हमने कर लिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे हमारे रीजन एसोसिएशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं इसे हमारे पास, ठीक है। इन्हें समझते हैं हम कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते कैसे करने होते हैं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है भाई। तो अब देखो इसमें हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एसोसिएशन में हमें क्या दिया हुआ है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि इन्होंने ये बोला हुआ है जो पेयर है ना लीनियर इक्वेशन का, ये 2 पेयर दे रखे हैं, 2 लीनियर इक्वेशन, हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे 5x + 2y + 6 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है 7x + 6y + 18 इक्वल टू 0। ये कह रहा है हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन्होंने बोला हुआ इसके, ये जो इक्वेशन है इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नहीं ये हमें चेक करना है, ये इन्होंने बात सही बोली हुई है गलत बोली हुई है। तो इसके लिए हमारे पास ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, इसके लिए हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है हमारे पास, वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे। सबसे पहले हमें वो देखते हैं, जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है उसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या होती है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और c1/c2 के। जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है उसका हमारे पास जो है वो ये चीज़ होती है, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये वाली चीज़ सिचुएशन दी होती है, ठीक है भाई। अब इन्होंने हमें, अब देखो ध्यान से अगर देखा जाए, इन्होंने रीजन में हमें क्या दे रखा है, अगर रीजन भी हम पढ़ते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन ये हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इफ उसके पेयर ये इक्वल होते हैं, तो ये इन्होंने हमें यहाँ बता रखा है, ठीक है भाई। पर हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, बुक में जो दिया हुआ है इन्होंने, अब बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, अगर किसी भी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 है, अगर उन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये वाली कंडीशन को वो क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। अगर हमारे पास ये वाले रेशियो क्या होंगे, उनके सबके इक्वल होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं भाई, हमारा a1 ये है, b1 ये है, c1 ये है और a2 ये है हमारा, b2 ये है और c2 ये है।
तो यहाँ पे रेशियो चेक कर लेते हैं, 5/7 लिखेंगे, फिर 2/6 लिखेंगे और 6/18 लिखेंगे। तो ये कहीं से कहीं तक भी इक्वल नहीं आ रही, यही नॉट इक्वल है और ये भी नॉट इक्वल है, कहीं से कहीं तक भी क्या हो रहा है, इक्वल नहीं आ रही। देखो ये वाला पेयर तो इक्वल बन जाएगा, ये वाला पेयर ध्यान से अगर देखें हमारे पास 2 1 2 2 3 6, इसे काटो तो 6 1 6 6 3 18, ये तो इक्वल बन गया। पर पहला ही पेयर नॉट इक्वल हो गया। पर इनफाइनाइट मेन्यू सॉल्यूशन के लिए तीनों पेयर क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब तो ये जो चीज़ इन्होंने हमें बताई है कि भाई ये वाले पेयर इनफाइनाइट मेन्यू सॉल्यूशन रखते हैं, तो ये तो गलत बताई है इन्होंने। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, ये तो फॉल्स इक्वेशन है। ठीक है भाई, ये इक्वेशन कैसी है, फॉल्स है। क्यों है फॉल्स ये वाली इक्वेशन, क्योंकि इन्होंने हमसे बोला था ये दोनों इक्वेशन के ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। हमने चेक करा कि भाई इन्होंने बात सही बोली है या नहीं बोली, हमने चेक करा तो ये तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इनकी बात गलत है ये। तो मतलब रीजन जो हो जाता है इसका, वो एसिरेशन वो गलत हो जाता है। ठीक है भाई, अब पर चलते हैं रीजन पे। रीजन में इन्होंने बताया कि ऐसी इक्वेशन जो होते हैं उनके उनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तब होते हैं जब उनका ये वाली कंडीशन क्या हो, फुलफिल हो। ये बात बिल्कुल सही बोली हुई है, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चलें तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तभी होते हैं जब ये वाले सारे पेयर क्या हो आपस में इक्वल। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा, देखो हमें यहाँ क्या पता लगता है कि यहाँ पे एसिरेशन जो है वो तो इन्होंने गलत दिया हुआ है और रीजन जो है वो करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो एसिरेशन फॉल्स गलत दिया हुआ है और रीजन ट्रू, तो इसी ऑप्शन में हमारे पास, क्योंकि और बाकी ऑप्शन में एसिरेशन को ट्रू बताया हुआ है, तो वहाँ पे तो वो तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग डाई इज 0। ये कह रहा है अगर मैं डाई को उछालता हूँ तो डाई को उछालने पे 8 आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है, इन्होंने ये बताया। अब देखो डाई का नंबर क्या होता है, 1 से लेके 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं डाई पे नंबर। अब डाई को उछालूंगा, क्या 8 आ सकता है कभी भी, जब उसमें नंबर होता ही नहीं 8, तो मतलब कि इम्पॉसिबल इवेंट है। और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो इसका मतलब इन्होंने एसिरेशन हमें क्या बताया हुआ है, बिल्कुल सही बताया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं इसके रीजन पे। फिर कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। भाई ये चीज भी इन्होंने रीजन भी सही दे दिया कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो यहाँ से हमें तो दोनों ही करेक्ट मिल गए और रीजन जो है एसिरेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या हमारे पास, बोथ फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास, बोथ एसिरेशन ए रीजन आर, जो ट्रू, दोनों ही ट्रू है, सही बात है। और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसिरेशन का, ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है, ए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है, आंसर ए आ जाता है। क्योंकि देखो सेकंड ऑप्शन में हमें क्या देखा, बोथ एसिरेशन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही ट्रू बताए, बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिरेशन। पर रीजन तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन होती है बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। मैंने रीजन एसिलेशन वाले कैसे करते हैं क्वेश्चन को वो मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को एक एक स्टेप वाइज कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे समझना है, उनके कॉन्सेप्ट के साथ मैंने तुम्हें समझा दिया। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है इस वाले पेपर सॉल्यूशन का। अब हम पार्ट 2 में सेक्शन बी करेंगे। ठीक है, जिसमें 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और उनके साथ साथ हर चैप्टर का उनका बेसिक भी समझते चलेंगे, जिससे हमारी पूरी एनसीईआरटी की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।